Hello and welcome back to your channel Fake Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So we know that J result has been announced and those who has got the good score, congratulations. And those who has not got the good score, don't you worry, prepare well and the next time when it's going to come, you do perform well. अच्छे से मेहनत करो और हो जाएगा. ठीक है? So today we're going to discuss some PYQ for both main and advanced from the topic oscillation. So oscillations के जो भी अच्छे questions हैं, I'm going to make two videos on this. Today I'm going to try and cover as many as possible questions from both mains and advanced. And in one more video, I'm going to cover up majorly the advanced question. ठीक है? And those who had seen my video lecture on the SHM in particular, आप मेरे साथ क्वेश्चंस करो, बड़े मजे में आप बना पाओगे इसको, आपको ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंस क्वेश्चंस आपको क्लास के नोट से मिल जाएंगे. यू नो इट्स गोना बी वेरी मच इन अकॉर्डेंस विद द क्लास का जो नोट्स है. और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच द वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थोड़ा टाइम स्पेंड करो, शॉर्टकट पे मत जाओ, एक टॉपिक को स्टार्ट टू फिनिश पढ़ो, प्रैक्टिस करो और फिर जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ऐसे कि थोड़ा आधा अधूरा पढ़ा और फटाक से सोचा कि जेई का बना लेंगे, मेन एंड एडवांस दोनों का, मे बी एक और दो बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे, राइट. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, टॉपिक को अच्छे से कवर अप करो. इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन टॉपिक ओनली आई एम गिविंग द क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड एडवांस्ड. वैसे बीच में मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, तो थोड़ा पेशेंस करो, एक टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लो, कुछ बुक्स आपके पास ऑब्वियसली होंगे, उससे प्रैक्टिस कर लो और फिर जेई वाले सेक्शन में जाओ. तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बनाओगे ना तो क्वेश्चंस भी बनेंगे और फिर दैट वुड गिव यू पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर माइंडसेट. वरना ऐसे क्या होगा ना, नहीं बनेगा तो यू माइट गेट डिमोटिवेटेड और वो बहुत इजीली आप बच्चों डिमोटिवेट हो सकते हो. इसलिए बी श्योर टू हैव द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर टॉपिक बिफोर यू जंप इनटू द क्वेश्चन ऑफ जेई वाला. ठीक है, चलिए. आज वैसे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है आजकल, बट फिर भी जो भी है उसी में वी हैव द कॉम्पिटिशंस, सारे बच्चों के लिए वही है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली हाई होगा. आपको उन सभी क्वेश्चंस को करना होगा जो एक जनरल क्राउड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आपको उन्हीं को टारगेट करना होगा टू बूस्ट योर रैंक. बाकी फिर तो कंपटीशन सबके लिए बराबर ही है ना. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो आज का क्वेश्चन मेजरली सिंपल ही होगा. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था जेई 1987 में, लॉन्ग टाइम बैक, जेई 1987 में पूछा गया था. And they have asked you कि if a particle is executing SHM, एक पार्टिकल है बच्चों, a particle is executing SHM, particle in SHM है ना, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो f है. और फ्रीक्वेंसी उसको दे रखा है f, फ्रीक्वेंसी जो है आपका दे रखा है f. पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा. They are asking you the frequency of kinetic energy, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, देखो जिन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर को देखा होगा, मैंने पूरा ही डिस्क्रिप्टिवली इसको समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी आपका कॉस स्क्वायर का फंक्शन होता है, राइट है ना. तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हाफ होता है ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग द एसएचएम, और उसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है ना. आपको अगर याद होगा मेरे क्लास लेक्चर में मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था आपको ऐसे, राइट. सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी. ये मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, एक काइनेटिक एनर्जी का था और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का था. अरे नेगेटिव मिल जाएगा ना ऐसे, ये मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था. एंड तो काइनेटिक एनर्जी का आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, राइट ना. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ के ए ओमेगा स्क्वायर, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, ओमेगा टी प्लस 5 होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा. तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, फ्रीक्वेंसी शुड बी डबल ऑफ दिस. तो हमारा हो गया 2f, फ्रीक्वेंसी का आंसर इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूछा गया था, कोई भी मुश्किल नहीं, मुश्किल वाली बात ये तो नहीं है ना. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा ही दो ऑन द स्क्रीन क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ठीक है, जेई में है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट. इसका हमें रिस्पेक्ट करना होगा एंड करना भी चाहिए, राइट. क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से वो उनको एक क्लियरली आंसर मिल जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ऑब्वियसली बात है ना. क्योंकि मैंने ऑफलाइन बैच में पूछा था, a lot of students could not answer this, या there were few जिन्होंने ढंग से पढ़ा था उन्होंने आंसर दिया था. चलिए नंबर 2 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि हमारा दो स्प्रिंग है ना, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2. Let's suppose spring constant is K1
एंड अनदर स्प्रिंग कांस्टेंट उसका K2 है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज K2, बोथ ब्लॉक्स हैव इक्वल मासेस ऑफ M1 एंड M2 है ना, सॉरी M दोनों का इक्वल है. One thing is given कि the maximum velocity in both the cases, maximum velocity in both the cases, maximum velocity in both cases are equal, in both are equal, are equal. ये बोला गया है कि दोनों का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दोनों का बराबर है, ठीक है. तो पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, फाइंड द रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, देयर एम्पलीट्यूड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड. मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड हमारा A1 ले लेते हैं और इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो यू हैव टू फाइंड A1 अपॉन A2. दिस इज अ क्वेश्चन और आपका आंसर चॉइसेस दे रखे होंगे, है ना जी. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. आप इसको ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो. मुश्किल नहीं है, आप इसको चाहो तो आराम से बना सकते हो. अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको अच्छे से बना पाओगे. अच्छा, 21 ईयर में पूछा गया था, ये पूछा गया था जेई 1988, जेई 1988 में पूछा गया था सवाल. और चलिए ट्राई कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है. आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है. ओके, ध्यान दीजिए एक बात को. दे हैव देयर मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल, राइट. और वेलोसिटी बच्चों हमको पता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज गिवन एज व्हाट, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, वेयर x इज द डेविएशन और यू कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, राइट. और अपन को पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा, वेयर वी कैन हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, राइट. वी हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन. लिख लो, वेलोसिटी इज maximum at main position, that implies x should be 0 in both the cases. दोनों का मेन पोजीशन अगर है तो यू नो डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजीशन हैज टू बी 0, तभी जाकर हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, राइट. तो दे हैव गिवन दैट v1 एंड v2 आर इक्वल. दोनों का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है बच्चों दैट इज इक्वल, v1 max is equals to v2 max. v1 we can find it from here, तो v1 शुड बी ओमेगा, और बच्चों क्या हो गया हमारा a स्क्वायर अंडर रूट x बीइंग 0, a1 कर दो, ओमेगा 1 कर दो. लाइकवाइज v2 शुड बी हाउ मच, ओमेगा 2 a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड, सो वी हैव व्हाट, v1 अपॉन v2 शुड बी इक्वल्स टू, आपका दे रखा है और दोनों इक्वल ही है ना, दोनों इक्वल है तो हटाओ इसको, दोनों इक्वल है तो क्या कर देंगे हम, ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 a1 should be omega 2 a2, राइट. ये हमारा हो गया रिलेशन बिकॉज बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल. तो ओमेगा क्या होता है, m अपॉन k, सॉरी k अपॉन m, सॉरी नो दैट्स गोना बी हाउ मच, k अपॉन m1, और a1 दैट इज गोना बी k2 अपॉन m2 इनटू a2, बाहर हो गया. m1 एंड m2 आर बोथ इक्वल, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. Now what we have, they are asking for the ratio of their amplitude, तो ठीक है. तो a1 upon a2, a1 upon a2 should be k2 upon k1 का अंडर रूट, बस ये हो गया आपका आंसर. So this is the answer for this question, this is the answer for this question. चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो मुश्किल नहीं है, नॉट अ बिग डील, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, है ना. चलिए एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 J99 में पूछा गया था. नंबर 3 is of JEE 1999. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पूछा गया था कि एक स्प्रिंग है, वी हैव वन स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K. नाउ दिस इज कटेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट में कट कर दिया गया इन रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट फॉर द बिगर स्प्रिंग. इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 1:2. एक हो गया और एक हो गया ऐसे. लेट्स सपोज इसका हमारा L0 इज द ओरिजिनल लेंथ इसका, एंड दिस इज द बिगर पार्ट इन द रेशियो ऑफ 1:2. इसका आपका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा जा रहा है, आपका फोर्स कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि भैया उस पार्ट का व्हाट इज गोना बी द फोर्स कांस्टेंट. ओके, आई हैव टॉट इन द क्लास, बड़ा ही मजे में इसको कर सकते हैं. इफ इट इज कट इनटू द रेशियो ऑफ 1:2, तो इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, याद है ना, L/3, राइट. 1/1 + 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ. Likewise, here we can have what? ये आपका हो जाएगा 2/3 L0. और मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है
कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए मेरे को, देन दैट शुड बी, लेट्स सपोज K2 है और ये हमारा K1 है। दे आर आस्किंग मी द रेशियो, द वैल्यू फॉर द K2। तो K2 क्या हो जाएगा, आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 3/2 हो गया, और टोटल जो है K उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर हो गया 3/2 K। ये हमारा JEE 1999 का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्या बोलते हो बच्चों ना। चलिए एक और देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, आप लोग आराम से कर सकते हो, बशर्ते कि आपने क्लास को अच्छे से सीरियसली से वीडियो लेसन को सुना है। और मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक इस वीडियो लेसन बनाए हैं जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बर्डन एज वेल एज एनी कंफ्यूजन। तो मैंने काफी बाइफोकेट करके आपके वीडियो लेसन बना रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड एक क्वेश्चन बोलता है कि लेट्स सपोज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल अल्फा, एक ट्रॉली है, दिस वन ट्रॉली, और इसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ दिस ट्रॉली, एंड दिस इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड ऑफ दिस इज अल्फा, और फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0। ऑल गुड बच्चों, आपको पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो अगर पेंडुलम हमारा ऐसे है, तो इसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है, तो आप मान लो कि ऐसे पेंडुलम नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होगा, राइट, देयर इज अ पेंडुलम, बट द मोमेंट इट स्टार्ट स्लिपिंग, ये पेंडुलम ऐसा ना हो जाएगा, इट इज गोना बी चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो थोड़ा डेविएट करेगा। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, find the time period of the pendulum if it is sliding downward, right। तो मान लो कि वो जो पेंडुलम है वो ऐसा कुछ हो गया, राइट, लेट्स सपोज, अरे ऐसा पेंडुलम हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, why it is going to be that way, obviously because it is going to come down with certain acceleration, और हमारा इस पे एक mg लग रहा होगा obviously downward। now this is a spring, इसमें टेंशन लग रहा होगा, राइट। मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा रखा है कि आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए 2πL/g इफेक्टिव निकालना है, और उस केस में आप चाहो तो उसका कोएफिशिएंट फोर्स कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, T टेंशन अपॉन L, वेयर टेंशन इज टेकन एट द मीन पोजीशन। ये सारी बातें मैंने क्लास में आपको एंगुलर एसएसएम टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप ध्यान से उसको देखो। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी बात समझिए, अगर इफ इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, राइट, और a कितना होता है बच्चों, सबको पता है, g sin थीटा हो जाएगा, सो a शुड बी g sin थीटा। If you looking at it from the frame of this trolley, which is a non-inertial frame, तो इस पे एक pseudo force लग रहा होगा, right? तो there are going to be pseudo force that would act parallel to this plane, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mass of the bob, और लेंथ इसका L है, मान लो जो भी है, g sin theta, which is the acceleration of the frame। तो g sin theta, इस पे एक pseudo force लग रहा होगा, right? Now g effective of this, g effective should be what? g effective इन दोनों का इस लाइन के along resultant होगा। इसको आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि mg cos थीटा आएगा इसका g इफेक्टिव, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारा टेंशन है इस केस में, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होगा बच्चों, दैट इज गोना बी 2πL/g इफेक्टिव, दैट इज गोना बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच इज इन दिस सिचुएशन। तो g इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हमारा g इफेक्टिव हो गया। तो अगर वेक्टर सम दोनों का कर दो तो भी कहानी खत्म हो जाएगा। फॉर दैट वेक्टर सम इफ इट इज अल्फा, ये हमारा अल्फा हो गया, दिस इज 90 डिग्री, तो टोटल जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं, इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा। बच्चों मुश्किल नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो जो जी इफेक्टिव होगा, रिजल्टेंट जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, टू वेक्टर्स का सम क्या होता है, इफ यू हैव टू वेक्टर्स हैविंग लेट्स सपोज ए बी हैविंग एंगल थीटा, एंड देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी हाउ मच, रिजल्टेंट जो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, अपन को पता है बात, राइट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लाइकवाइज दीज टू वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 90 प्लस अल्फा, इसका रिजल्टेंट आपका g इफेक्टिव हो जाएगा, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, mg होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया mg sin थीटा होल स्क्वायर, mg sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 which is mg into this mg sin theta, तो mg into आपका हो गया mg sin theta और cos of
90 प्लस थीटा, तो थीटा यहाँ पे अल्फा है तो 90 प्लस अल्फा हो गया। वेल दिस इज द आपका हो गया जी इफेक्टिव बच्चों। ऑल गुड। m square g square m square m square, I think m square can be taken out common as just अच्छा ये g इफेक्टिव नहीं होगा, g इफेक्टिव हम m क्यों लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव, राइट। तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, m निकालो बाहर, कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g स्क्वायर साइन थीटा 2g स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, और एक cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसको कर दो माइनस साइन, करेक्ट है ना, इतना तो क्लियर है। तो कितना हो गया जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपका हो गया माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पावर ऑब्वियसली 1/2 है, दैट मीन्स जी स्क्वायर यू कैन हैव बाहर ले लो, जी स्क्वायर बाहर ले लो, साइंस तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है जी, 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, so this is going to be g cos theta, which means this is going to be g of cos theta। तो आपका g इफेक्टिव तो मिल गया बच्चों। once you get the g इफेक्टिव आपका टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है जी। if you have the g effective you can find the time period, so बच्चों the time period should be 2 pi l upon g effective which is nothing but g cos of theta अल्फा, इस केस में ना मैंने पूरा थीटा में लिख दिया क्या, अच्छा कोई नहीं, आप बच्चों इस अल्फा है इसको आप अल्फा में चेंज कर देना लास्ट में, तो मैं यहाँ पर अल्फा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट डू दैट नेसेसरी चेंज। आई हैव रिटन एवरीथिंग इन थीटा बट एक्चुअली इट इज गिवन एज अल्फा, जस्ट डू दैट चेंज, ऑल कुछ नहीं है। तो या दिस इज डन। और ये आपको कब पूछा गया था, ये आई थिंक इट वाज इन जेई 2000 में पूछा गया था, दिस वाज इन जेई 2000 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हो अभी तक कुछ भी खास मुश्किल आपको क्वेश्चंस में नहीं दिख रहे होंगे ना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं ना, करेक्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई बिलीव आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए और देखते हैं। सो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस सो फार, और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में पूछा गया था बच्चों। सो देयर वाज वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2001, क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेई 2001। तो बोला जाता है कि हम लोग व्हाट हैव आस्क्ड इज कि let's suppose there is a block which is undergoing SHM, a main position है, it takes some time t1 to reach to a by 2, and let's suppose this is the maximum amplitude and this is root 3a by 2. t1 is the time it takes to reach from here to here and t2 is the time it takes to reach from, नहीं यहां से यहां तक है ना, t2 is the time it takes to reach from this a by 2 to a. t2 is the time taken to reach from a by 2 to a, that is from here to here it takes time t1 and from here to here it takes time t2, and they have asked you which of the following could be correct, and they have given you like this: t1 is more than t2, choice A, choice B was t1 is equals to t2, order of the choices may vary, you know, t2 is more than t1 and t1 is 2 times of t2, ऐसा कुछ choices था आपके सामने, and you have to choose one of the correct among these 4 choices. So the time taken from 0 to mean to a by 2 is t1 and time taken from a by 2 to a is t2, आपको करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल समझ पाओगे, बड़े आराम से समझ जाओगे। दो तरीके से समझा रहा हूं आपको। एक तो हमारा फेजर डायग्राम क्या बोलता है, द फेजर डायग्राम सेज दैट इफ इट इज एट a by 2, अगर ये हाफ पोजीशन पे है, which means it is going to make how much angle with the x axis 30 degree, it is going to make how much 30 degree. So if the object starts from the main position बच्चों with a constant omega, तो यहां पे आने में इसको कितना फेज डिफरेंस कवर करना पड़ा, फेज डिफरेंस इज 30 डिग्री, दैट इज pi by 6, and from here onwards till here it has to cover a phase of how much, phase of 60 degree, pi by 3. ऑब्वियसली टाइम इस केस में ज्यादा लग रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा है अपन को, है ना, कि टाइम विल इन दिस केस बिकॉज ओमेगा बीइंग कांस्टेंट टू ट्रेवल हायर अमाउंट ऑफ फेज शुड टेक मोर टाइम, दैट क्लियरली मींस कि t2 जो है वो t1 से बड़ा है, तो आंसर चॉइस तो पहला तो ये हो गया, करेक्ट है।
दूसरा तरीका समझो, अब यू नो दैट वंस द ऑब्जेक्ट गोज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम फ्रॉम द मेन पोजीशन, इस पे फोर्स इंक्रीज कर रहा होता है, राइट, बिकॉज एक्सटेंशन के कारण फोर्स माइनस ऑफ के एक्स, फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, व्हिच मींस इट इज गोना प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी इज बीइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वुड गेट स्लोअर, आपका वेलोसिटी स्लो 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 हो जाता है, राइट। अगर वेलोसिटी स्लो हो गया तो ऑब्वियसली टू कवर अप द सेम डिस्टेंस इट विल टेक मोर टाइम, इट मींस टाइम टेकन इन द सेकंड हाफ इज गोना बी मोर देन द टाइम टेकन इन द फर्स्ट हाफ। ऑब्वियसली बात है, अगर एंगुलर टर्म्स में देखें तो भी समझ सकते हैं और लीनियर फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें तो भी समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जेई 2001 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नंबर 6 बोलता है, question number 6 says that question number 6, so let's suppose we have a block, और एक और ब्लॉक है बच्चों, we have two blocks, ठीक है, it is kept on a smooth surface, तो यहाँ पे no friction is 0, but yes there is a certain friction between these two blocks and both the blocks has equal masses mm, spring constant is k, right? Now they were asked, the question asked you what is the maximum frictional force that can be applied on this block, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, how much could be the maximum friction force that would act on the this block। अगर इसको हम a b मान लेते हैं, this is a, this is b, find the maximum friction force, find friction force maximum on block b, this was the question, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, in which year it has come वो दिमाग से निकल रहा है, बट किसी ईयर में डेफिनेटली पूछा गया है, तो ये भी एक जेई का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपके ऑप्शंस दे दूं मैं ए बी सी डी, ठीक है, इसके मैं आपको आंसर चॉइसेस देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द k by 2, दिस इज k, दिस इज mu mg और 0, these are the 4 answer choices for this question। what is the maximum frictional force that could act on the block b, चलिए इसको आप ट्राई कीजिए, try this question। so चलिए anyone who has done it, anyone got the answer, हो गया, मुश्किल नहीं है ना, ओके चलो देखते हैं इसको। देखो बड़ा इसको ना आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देख सकते हो या फिर काइनेमेटिक्स भी लगा के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, वी नो दैट द मैक्सिमम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा जी, इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है। एंड दिस स्प्रिंग फोर्स व्हिच विल बी डेवलप्ड, जो स्प्रिंग फोर्स हमारा डेवलप होगा, तो मान लो कि दिस द टू ब्लॉक्स, क्योंकि दोनों साथ में जा रहा है, दे आर नॉट स्लिपिंग, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें कंडीशन था, द ब्लॉक्स आर नॉट स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा आपस में देयर इज नो स्लिपिंग। सो इफ द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग इज लेट्स सपोज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड, उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट इज द सिचुएशन व्हेन फ्रिक्शन हैज टू बी मैक्सिमम इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्लिपिंग ऑफ द ब्लॉक्स, राइट। तो सिंस बोथ द ब्लॉक्स विल बी पुल्ड बाय दिस स्प्रिंग ओनली, सो कैन आई से कि भैया दोनों का टुगेदर मास कितना हो गया 2m, एंड द स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस इन दिस डायरेक्शन जो हमारा हो जाएगा k into a at the extreme position, right, and that would produce some acceleration leftward की तरफ, है ना। तो कैन आई से दैट बच्चों k times of a should be equals to 2 times of a into a, 2 times m into a because total mass is m। अच्छी बात है, तो मेरे को इतना समझ में आ रखा है यहाँ से कि वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा k अपॉन 2m, है ना। सो द वैल्यू ऑफ k अपॉन 2m इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इस ब्लॉक पे ऑन द ब्लॉक 2 व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दिस, दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू गो राइटवर्ड, और अगर इसको हम पुल कर रहे हैं, इस तरफ आ रहा है एक्सट्रीम से, एट द एक्सट्रीम द ब्लॉक विल बी कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका टेंडेंसी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस राइटवर्ड जाने का, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन।
और एक फोर्स नॉर्मल में लग रहा होगा एंड नॉर्मल इज नॉट मेकिंग एनी मोशन, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, तो हमारा एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है और एक हमारा इसका mg is acting downward and there is one more force which is the frictional force, that is the reason why the block is going to accelerate leftward with some a, मान लो। समझ में आ रही बात है ना? तो भैया ये जो फ्रिक्शन फोर्स ये रीजन है why this block is going leftward with certain acceleration. So can I say that this friction force is equals to m into a? So from here I can say that a is going to be how much? Maximum friction force upon m. Let us equate these two. अगर दोनों को इक्वेट कर देते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका k अपॉन 2m शुड बी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अपॉन m। तो आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चों दैट इज गोना बी k अपॉन 2। ये हमारा हो गया आपका आंसर ए। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि वी हैव द मैक्सिमम फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा उस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। अच्छी बात है। अब ऐसे भी समझ लो कि आप या फिर ऐसे देख लो, एंगुलर के टर्म्स में देख लो, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा विल बी आपका के कितना हो गया? मान लो कुछ भी इसका के है दे रखा है स्प्रिंग का, है ना? मास कितना है? 2m हो गया, राइट? बिकॉज नाउ वी हैव द टू ब्लॉक्स, दिस इज योर ओमेगा व्हिच इज k अपॉन 2m। मेरे को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? एक्सेलरेशन इज गिवन एज व्हाट? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पे x कितना है? एम्पलीट्यूड के बराबर है जी बच्चों। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा और a कहां से मिल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण a मिल रहा है ना। एनीवेज लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व इट। तो कितना हो गया देख लो। इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, हम बात करें तो इसको हटा दो, तो क्या हो गया आपका? हो जाएगा k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a इनटू a, दैट इज योर a, और दिस a इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास इज गोना बी k a अपॉन 2m। That gives us a choice to cancel m, which means the maximum friction force is going to be k upon 2। बस यही कहानी है। तो ये भी एक आपका जेई का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है? चलिए हम लोग और आगे जाएंगे। Let's move towards the question number 7. Let us move towards the question number 7. I believe those who have studied properly, उनको ये सारे सवाल मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। और इस टॉपिक से एवरी ईयर एवरी टाइम यू विल सी एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अगर क्वेश्चंस मुश्किल भी नहीं लग रहा है और इससे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, then what's wrong in learning this topic, right? The question is coming and you are not finding it difficult. It's very important कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और we are now towards the question number 7. क्वेश्चन बोलता है कि अ बॉडी इज अंडरगोइंग, एक हमारा स्प्रिंग ब्लॉक है, एक स्प्रिंग ब्लॉक है, ये हमारा ऐसा कुछ रखा हुआ है, दिस इज मास m, राइट? नाउ दिस एंटायर थिंग इज गोइंग अपवर्ड, राइट? एंड इसका जो पोजीशन है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, वर्टिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोलो, y इज गिवन एज kt स्क्वायर, इट इज गिवन एज kt स्क्वायर where the value of k is 1 meter per second square। ये दे रखा है, the value of k is 1 meter per second square and the mass इसका दे रखा है आपको m, ठीक है जी? Now तो let's say the कि okay मे भी ऐसे पूछा जा सकता है कि a body which is not moving, you know, initially it is not moving, उसका टाइम पीरियड हमारा t1 है, but when it is moving, ये हमारा केस 1 है, टाइम t1 है, when the body block is not moving, ये जो हमारा रेफरेंस वो मूव नहीं कर रहा, बस थोड़ा स्लाइड कर दो तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, उस केस में इसका टाइम पीरियड इज गिवन एज t1। बट व्हेन द केस 2, व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग विद सर्टेन वैल्यू, लेट्स सपोज a, अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस द टाइम पीरियड बिकम्स t2, वो टाइम पीरियड बनता है t2 व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ऑल गुड बच्चों, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, आपका ये क्वेश्चन है। एंड चलिए मैं आपको आंसर चॉइसेस दे देता हूं इसमें, ए बी सी डी, सी और ए डी, है ना? तो मान लो आंसर चॉइसेस हैं 6/5 और आपका हो गया 5/6, ये आपका हो गया 1 और आपका हो गया 4/5, ठीक है? तो दिस इज द 4 चॉइसेस। और ग्रेविटी का वैल्यू आप 10 लोगे, टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 10,
आपको निकालना है रेशियो ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। और when the entire system was not going upward, then in that case the time period is T1, and when it is sort of accelerating upward और उसका जो पोजीशन है इससे इक्वेशन से गवर्न होता है, उस केस में टाइम इज T2। you have to find the ratio of the squares of the time periods T1 and T2। ऑल गुड, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। चलिए कर लिया आप लोगों ने, इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। लेट अस लुक एट द सोल्यूशन। ध्यान दो, नॉर्मल केस में टी क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, T1 शुड बी हाउ मच, 2 पाई, सिंपल पेंडुलम है, 2 पाई मंटू कुमार m अपॉन k। नाउ व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग वी नो दैट ऊपर जा रहा है तो T2 शुड बी हाउ मच, 2 पाई m अपॉन, अच्छा वर्टिकल है ना, सॉरी L अपॉन जी है ना, ओके L अपॉन जी, तो L अपॉन जी इफेक्टिव होगा बच्चों, राइट, इट इज अ वर्टिकल सिस्टम, तो ऐसा हो जाएगा T2 शुड बी 2 पाई L अपॉन जी इफेक्टिव। अच्छा मेरे को ये जी इफेक्टिव नहीं दे रखा कहीं पे, तो इसी को निकालना हमारा पहला काम होगा। अब ध्यान से देखो इसको, इस केस में इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन y, तो y is the position which is given as kt square. To find the velocity I should differentiate this for one time, that is going to be 2 kt, clear है। To find the acceleration I must differentiate this for one more time, that is dv upon dt, that should give me how much, 2k, and the value of k is given which is 1। it means बच्चों आपको जो a का वैल्यू हो गया that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि k का यूनिट कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी नो दैट व्हेन दिस इज गोइंग अपवर्ड, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो उस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, और जिसका जो नेट इफेक्टिव ग्रेविटी होगा दैट इज गोना बी g प्लस a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, जिससे ऊपर जा रहा है वो, क्योंकि हमारा इसमें एक सूडो फोर्स लग रहा है, वो नीचे की ओर होगा, दैट इज g प्लस a, तो दैट इज गोना बी योर g इफेक्टिव। तो आई थिंक मैंने क्लास में वीडियो लेसन्स में अच्छे से समझा रखा है आपको, आप जाके सिंपल पेंडुलम का वीडियो लेसन देखो, उसमें मैंने पूरा ही अच्छे से समझा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस वन, तो नाउ दैट वी नो द वैल्यू ऑफ T2, हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो T2 शुड बी हाउ मच बच्चों, T2 शुड बी 2 पाई, लेंथ तो नॉट चेंजिंग बट जी इफेक्टिव इज नाउ गोना बी g प्लस a अंडर रूट। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 3। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, तो ध्यान से इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो T1 अपॉन T2 निकाल लो बच्चों, T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, 2 पाई चला गया, L भी कैंसिल हो जाएगा, G प्लस a ऊपर चला जाएगा, and down will be having g whole square root, sorry, if I square both the side I should be having what, T1 square upon T2 square, g is 10, 10 plus 2 12, 12 upon 10 which means 6 upon 5। so the ratio of प्यारे बच्चों T1 square and T2 square should be 6 upon 5। देखो क्या मैच कर रहा है, A for अभिषेक is the correct answer, भैया ये ही मैच कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दिस वाज आस्क्ड इन JEE 2005, 2005 में पूछा गया सवाल है, और उस टाइम पे JEE मेन एडवांस नहीं होता था, सिर्फ JEE का ही पेपर होता था, और वो इसी पेपर से क्वेश्चन है, JEE 2005 का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बड़े मजे में आप इसको कर पा रहे होगे अगर आपने वीडियो लेसन देख रखा है, और नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हमने इसको क्लीन कर दिया जी। ना एक क्वेश्चन है, वो बोलता है कि एक पार्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM और at a point 2 upon 3a away from the mean position, its velocity suddenly changes to, or suddenly becomes 3 times, मतलब कि इसका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था दैट इज a, इनिशियल एम्पलीट्यूड तो हमारा ये है, एंड एट दिस पॉइंट
which is at the distance of 2/3 away from the main position, इसका जो velocity है वो 3 times हो जाता है. Find the new amplitude. Find the new amplitude. Find the new amplitude. चलिए ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है. Find the new amplitude. और ये पूछा गया था JEE 2006 में पूछा गया था. This was in JEE 2006 में पूछा गया सवाल. तो आपको पूछा गया find the new amplitude. Find the new amplitude. बिलीव आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा. चलिए साथ में करते हैं फिर. हाँ चलिए, इधर स्पेस तो बहुत है, कर लेंगे है ना. देखो ध्यान से देखो. तो लेट्स से कि द पार्टिकल इज हियर, मेन पोजीशन हमारा इधर है. ऑल गुड. नाउ लेट्स से कि दिस इज एक्सट्रीम, ये हमारा बच्चों एक्सट्रीम है, और दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम. एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3, डिस्टेंस ऑफ 2/3 मतलब इधर कहीं मान लो 2/3 पे इसका जो वेलोसिटी है वो सडनली बिकम्स 3 टाइम्स. तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इसका ओरिजिनली कुछ वेलोसिटी होगा, तो उसको हम लोग पहले फिगर आउट कर ले, है ना. व्हाट इज ओरिजिनल वेलोसिटी? ओरिजिनल वेलोसिटी, तो थोड़ा ओरिजिनल का बात करते हैं. ओरिजिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट x इज इक्वल्स टू 2/3a. x इज व्हाट? x हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द बच्चों मेन पोजीशन है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो कि इस केस में क्या है, x is equals to 2/3 times of a. Obviously we know how to find the velocity, पता है ना अपने को. So v is given as what? आपका ओमेगा a square minus x square. What is the value of x? आपका 2/3a है, तो velocity 1 मान लो, velocity 1, ओरिजिनल velocity जो है ना, ओरिजिनल velocity को हम मान लेते हैं v1. ठीक है जी. तो v1 कितना हो गया, ओमेगा रहने दो ऐसे, और आपका हो गया a square, x कितना है 2/3 होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, which means 9 minus 4 5. तो बच्चों कितना हो जाएगा 5a अपॉन 3 ओमेगा. ठीक है जी, 5a अपॉन 3 ओमेगा हो गया, करेक्ट है. नाउ दैट इट्स वेलोसिटी हैज बिकम 3 टाइम्स. अभी उसका न्यू वेलोसिटी जो है, मान लो उसको वेलोसिटी v2 मान लो, न्यू वेलोसिटी दैट हैज बिकम 3 टाइम्स, दैट हैज बिकम 3 टाइम्स. जस्ट अ सेकंड बच्चों, उसका वेलोसिटी हो गया है बच्चों 3 टाइम्स, राइट. नाउ इट्स वेलोसिटी हैज बिकम 3 टाइम्स. तो v2 कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 5a ओमेगा अपॉन 3, दैट इज गोना बी, अच्छा 5 रूट में होगा ना जी, आप तो मैंने तो गलती करवा देना था, है ना. तो रूट 5a ओमेगा, a बाहर आएगा सिर्फ, a स्क्वायर है, चलो सही है. दिस इज गोना बी हाउ मच, रूट ऑफ 5a ओमेगा. कोई दिक्कत? इसको मान लो 2. Now that we know कि इसका velocity अभी जो new velocity इस पार्टिकल का है, let's suppose this is the particle, और अभी किसी एक पोजीशन पे 2/3 पे है, राइट. दिस इज बीइंग द मेन पोजीशन, ये हमारा एक्सट्रीम नया मान लो अब, क्योंकि अब इसका एक्सट्रीम विल बी डिफरेंट, क्योंकि इसका वेलोसिटी अलग है, क्योंकि इसमें जादू आ गया है, इसमें मैजिक हो गया है, इट हैज बिकम फ्लैश. तो इसका वेलोसिटी वुड बी नाउ डिफरेंट, तो इसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा. समझ रहे हो? तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको कर सकते हैं. आप मान लो कि भैया अगर वेलोसिटी इतना है, अगर ये वेलोसिटी किसी पोजीशन पे व्हिच इज 2/3 पे वी हैव दिस इज द वेलोसिटी, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द एम्पलीट्यूड. फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड निकालना हमारा लास्ट स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे. कैसे देखो, तो हम जान से लिख सकते हैं ना, v2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, a ओमेगा ओमेगा a2 नया एम्पलीट्यूड a2 मान लो उसको, होल स्क्वायर माइनस और डिस्टेंस, चलो x रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो आई नो दैट वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2/3 कितना दे रखा हमने, कितना फाइंड आउट किया बच्चों, रूट 5a ओमेगा ओमेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, और ये वैल्यू दे रखा है कितना 2/3a, तो 2/3 का होल स्क्वायर करो कितना, सेम थिंग 4a स्क्वायर अपॉन 9. बच्चों ओमेगा शुड बी कैंसिल्ड, अभी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट वुड बी कैंसिल्ड. सो रूट 5 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, अच्छा वो नहीं कटेगा ना, ये आप रहने दो ऐसे ही, 5a. अब से स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर बोथ द साइड, दिस इज गोना बी न्यू एम्पलीट्यूड माइनस द ओल्ड एम्पलीट्यूड अपॉन दिस, तो दिस इज गोना बी 5a स्क्वायर
और इस तरफ आके ऐड हो जाएगा 9 5 45, 45 प्लस 4 49, तो बच्चों हो गया आपका 49a स्क्वायर अपॉन 9 इज गोना बी द स्क्वायर ऑफ द न्यू एम्पलीट्यूड। अब क्या ही बचा इसमें, अब तो हो गया कहानी खत्म। तो a2 शुड बी हाउ मच, दैट मींस दैट इंप्लाइज द न्यू एम्पलीट्यूड शुड बी हाउ मच, रूट ऑफ दैट व्हिच इज 7a अपॉन 3, 7a अपॉन 3 इज गोइंग टू बी द न्यू एम्पलीट्यूड। और बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट है ना जी। चलिए तो आज हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, एक और कर लिया जाए, एक और कर लिया जाए, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं जेई वाले क्वेश्चंस। अच्छा आपने नोट कर लिया ना, ऑल ऑफ यू प्लीज पॉज करो और इसको नोट कर लो बच्चों, पॉज करके इसको आप नोट कर लो। ओके चलिए, एक कब पूछा गया था, जेई 2006 में पूछा गया था, तो मेन से एडवांस का चक्कर नहीं था, अब इसको एडवांस लेवल का मानकर चलो। अच्छा एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था 2009 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 9, दिस वाज आस्क्ड इन जेई 2009 में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन करता है कि वी हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस, अरे रे रे, एक स्प्रिंग है बच्चों और एक और स्प्रिंग है व्हिच इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, राइट, एंड देयर इज अ पॉइंट P है एंड दिस इज K1, दिस इज K2 एंड ये जो ब्लॉक है इट इज डूइंग SHM और इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू A। Now this point P is in between these two springs on the string। आपको निकालना है बच्चों कि टाइम पीरियड है ना, या फिर इसका आपको निकालना है टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, आप इसका निकालो, एम्पलीट्यूड पूछा गया था ना, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का एम्पलीट्यूड आपको बताना है बच्चों, कहानी समझ में आ रहा है ना, आपको पॉइंट P का एम्पलीट्यूड निकालना है। एंड दिस द ब्लॉक इज डूइंग एग्जीक्यूटिंग SHM एंड उस SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो A दे रखा है, आपको उस पॉइंट P का निकालना, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना बच्चों। देखो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस आउट। चलिए ट्राई करो, ओके आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। You can understand one point very easily from here. Since this point is fixed, this spring में जो elongation होगा या फिर जो भी compression होगा, since this point is fixed, तो whatever elongation or compression that goes through, that the spring goes through, the same movement should be a point P, क्योंकि इस तरफ तो fixed है, तो इसमें जो भी बदलाव होंगे वो इस point P पे reflect करेगा। Unlike over here, अगर इस सपोज कि इसमें कंप्रेशन x हो रखा है, हो सकता है कि दैट x कुड बी सम ऑफ इधर से भी या फिर इधर मिला के x हो जाए, बिकॉज दिस एंड इज फ्री टू मूव हियर एंड देयर, राइट। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस स्प्रिंग will that not be reflected over here on the point P, but whatever happens on this will definitely be reflected on the point P। तो अगर हमें इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड निकालना है तो ऑब्वियसली इस स्प्रिंग का अगर हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, हमारा कहानी खत्म। तो इस स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल ले तो बल्ले बल्ले, वही था उसका ना, और अगर हम निकाल लेते तो बल्ले बल्ले। मैंने लास्ट क्लास में, वीडियो क्लास में आपको बताया था इस टॉपिक पे जो पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग द ऑसिलेटरी मोशन, SHM पढ़ा रहा था, तो आई हैव टॉट यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इट इज अ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा व्हिच इज गोना बी टेंशन ओवर हियर, दैट वुड रिमेन सेम एवरीवेयर। जो टेंशन है वो हर एक जगह सेम रहेगा, पता है ना। सो सेम टेंशन इज गोना पुल दिस, यू नो, सेम टेंशन वुड बी एवरीवेयर, सारे के सारे जगह पे आपका टेंशन T ही रहेगा। एंड द इलोंगेशन ऑफ द ब्लॉक, जो इसमें इलोंगेशन होगा वो सभी स्प्रिंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो आप सिंपल से बात समझो कि अगर दिस ब्लॉक हैज मूव्ड, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A दे रखा है, और इसमें इंडिविजुअली जो एक्सटेंशन है विच इज x1 मान लो, और इसमें हमारा मान लो x2, then as per the rule the net amplitude should be equals to x1 plus x2। प्यारे बच्चों क्लियर है ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भैया A, x1 चाहिए, अगर ये मिल गया तो कहानी खत्म। अच्छा एक बात और समझ लो, इस टेंशन को लिख सकते हो which is restoring force could be written as what, K2 x2 and that should also be written as what, K1 x1। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, right, which means K1 x1 should be equals to
K2 X2 which gives us the ratio of X1 and X2. So that gives you the ratio of X1 and X2. That should be K2 upon K1 बच्चों. और अगर मेरे को पता है कि दोनों का रेशियो पता है, दोनों का सम पता है, तो मुश्किल नहीं है ना. X1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? That means X1 should be K2 upon K2 plus K1 times the total. टोटल कितना है? A है. तो हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट P होगा वो इसके इक्वल होगा बच्चों. So that means the answer for this particular question, which is the amplitude of this point P, should be K2 times of K1 plus K2 times of the amplitude of the SHM. All good? ठीक है. I believe आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रखे होंगे अगर आपने वीडियो लेसन ढंग से देखा है. And those who could not understand this, I would definitely urge you guys to go and watch the videos of the SHM motion. अगर आप सारे वीडियोस देख रखे होगे तो आपको इनिशियल फ्यू क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा आंसर में. And I've seen, there are multiple questions that has been asked in JEE कि आप डायरेक्टली उसको कर पाओगे. 2019 में ऑल द पेपर सेट मिलाकर आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सारे शिफ्ट को मिलाकर, ऐसा नहीं कि एक में 6 to 7 पूछा गया है. तो हम गोना वर्क ऑन दैट. मैं नेक्स्ट में कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन दबा कर लाऊंगा और कुछ अच्छे मेंस क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ठीक है. तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट ऑफ द लेटेस्ट वीडियो that I post in the group. और गुड बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय एवरीवन.